नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, विश्व इतिहास की सीरीज में हम आज इटली के एकीकरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं चैनल का नाम चेंज करने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में सुजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नया नाम क्या रखूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, किस संधि या समझौते में काबूल ने नेपोलियन तृतीय को सेवाए और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लम्बियर्स समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1858 में प्लम्बियर्स का समझौता किन के बीच में हुआ? तो आपको याद रखना है ये कब हुआ और किन के बीच में हुआ। तो यह है कैवूर और नेपोलियन तृतीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बियर्स की संधि जुलाई 1858 किन के बीच में हुई? देखो, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन है वो बने हुए हैं और क्वेश्चन देखो आप एक ही साल में 2 बार, यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है ये। तो प्लम्बियर्स की संधि जो है किसके बीच में हुई थी? नेपोलियन तृतीय और काबूल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना मैजीने ने 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग नेताओं और उनके आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली आंदोलन का नेता कौन था? देखो रिपोर्टर हो रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैजीनी ने 1831 में इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर किसी विदेशी शक्ति या पोप में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिडमोंट सार्डिनिया। पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इटली के एकीकरण की ओर अग्रसर करने वाली अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं जो कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण थी। तो इनमें से सबसे पहले हुई पेरिस की संधि जो 1856 में हुई थी। नेक्स्ट है प्लम्बियर्स की 1858 में, और विल फ्रैंका की संधि 1859 में हुई थी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर क्रम दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने क्रीमियम युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यह, स्पेन ने इसमें भाग नहीं लिया था, जबकि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और टर्की ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसोर्गीमेंटो अखबार के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विक्टर एमेनुअल तो सार्डिनिया पिडमांट के शासक थे। तो कैवूर जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये इस अखबार का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इतालवी एकीकरण की तलवार के रूप में वर्णित किया गया है? द स्वॉर्ड ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र के रूप में इतालवी एकीकरण का हिस्सा नहीं था? तो मैजीनी भी थे, गैरिबाल्डी और कार्बोनरी आंदोलन भी था। तो इसमें जो सी है, चार्टिस्ट आंदोलन का इटली एकीकरण में कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोनरी। और अगर यंग इटली होता तो वो भी सही माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो मैजीनी युवा आदर्शवादी, ये भी सही है। विक्टर एमेनुअल द्वितीय पिडमांट के प्रधानमंत्री,
और कैमिलो द कबूर रोमांटिक, साहसी और सैन्य नेता, तो ये तीनों सही हैं, बल्कि यहाँ पर गैरिबाल्डी सही नहीं है। गैरिबाल्डी सेनापति के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका वो निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मोरल एंड द सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियंस नामक पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जियोबर्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इटली की नैतिकता और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है जियोबर्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति सबसे बड़ी बाधा थी। चाहे जर्मनी का एकीकरण हो चाहे इटली का, दोनों में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इटली का राज्य शासक का विवरण सही सुमेलित नहीं है? वेनेशिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित, ये भी सही है। मोडेना ऑस्ट्रिया के राजकुमार द्वारा शासित, ये भी सही है। बोलोग्ना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित, ये यहाँ पर गलत दिया है। सिसिली एक बुर्बो राजकुमार द्वारा शासित, ये सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्णायक युद्ध के बाद 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, जबकि सेडवा के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के किस नेता की तुलना कूटनीति के मामले में बिस्मार्क से की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी, कावूर। जबकि मैजीने ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, गैरिबाल्डी ने युद्धों में सेनापति की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपल्स व सिसिली राज्यों पर अधिकार करने वाला कौन था? तो अधिकार करने वाला, ठीक है, मतलब सेनापति की भूमिका निभाने वाला या जीतने वाला, तो गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवाय वंश के। विक्टर एमेनुअल द्वितीय, जो कि सार्डिनिया पिडमांट का शासक था, वो सेवाय वंश से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मैजीनी ने 1831 में यंग इटली या युवा इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मैजीनी के द्वारा 1831 में। यंग इटली का संगठनकर्ता कौन था? तो मैजीनी 1831। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस जो पेपर से क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। 19वीं सदी में इटली के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक, फिर यही क्वेश्चन आ रहा है, तो मैजीनी आंसर हो जाएगा। 1831 में स्थापना। नेक्स्ट है, तुमने मेरी मातृभूमि से मुझे विदेशी बना दिया, तो ये गैरिबाल्डी के कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस समझौता जो कि जुलाई 1858 में हुआ था, तो किसके बीच में हुआ था? रिपीट हो रहा क्वेश्चन, कावूर और नेपोलियन तृतीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टाइम मेटरनिक किस देश का प्रधानमंत्री था? तो वह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक गणराज्य में सर्वप्रथम 1848 में ही सबको मताधिकार दे दिया गया था? तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो मैजीनी ने इस पत्र को निकाला था। रिसोर्जिमेंटो क्या था? रिसोर्जिमेंटो एक इटालियन राष्ट्रीय आंदोलन था। अगर पूछे इल रिसोर्जिमेंटो क्या था, इल, अगर इसके सामने इल लग जाए तो वो एक समाचार पत्र है जो कि कावूर के द्वारा निकाला गया था, तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युद्ध में इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण को पूरा किया? तो सेडान के युद्ध के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजीनी द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो मैजीनी ने युवा इटली की स्थापना 1831 में की। इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? तो सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया का प्रदेश इटली को देना स्वीकार किया? तो प्राग की संधि के बाद, जो कि 23 अगस्त 1866 में हुई थी। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया का प्रदेश इटली को देना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैरिबाल्डी ने सिसिली व नेपल्स पर अधिकार कब किया? 1860 में। नेक्स्ट है विक्टर एमेनुअल द्वितीय, जो कि सार्डिनिया पिडमांट का शासक थे, द्वारा इटली के शासक की पदवी कब धारण की गई थी? तो जब इटली का एकीकरण पूरा होना में 8-9 साल पहले थी, मतलब 1861 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के किस समाजवादी इतिहासकार ने इटली के रिसोर्जिमेंटो को मुख्यतः कृषक क्रांति की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामची। ग्रामची भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर एमेनुअल द्वितीय द्वारा चर्च और पादरियों की शक्ति को कम करने के लिए बनाए गए बिल को स्वीकृति देने के बाद कैवोर को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति मिल गई, इस घटना को कहा जाता है? तो इस घटना को कैलाबियाना अफेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक का लेखक था? तो इसका राइट आंसर है मैजिनी। मैजिनी ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन दिया गया है कि 1839 में मैजिनी ने यंग इटली के पुनर्गठन की घोषणा की, जिसमें वह श्रमिक वर्ग को सम्मिलित करना चाहता था। तो बिल्कुल सही है। कारण है, वह श्रमिक वर्ग को साथ लेकर क्रांति लाने के विचार के बावजूद समाजवाद का कट्टर विरोधी था। यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कथन और कांड सही हैं, कांड कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? इसमें से हमें सही कथनों का चयन करना है। उसने उत्तरी इटली पर सिस एल्पाइन गणराज्य स्थापित कर इटली वासियों को सबसे पहले एकता का पाठ पढ़ाया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था द्वारा इटली के आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा एकीकरण का सूत्रपात हुआ। ये भी सही है। उसके द्वारा इटली को फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में प्रयोग करने पर इटली में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ये भी सही है। इटली नेपोलियन द्वारा लगाए गए करों व पेरिस ले जाई गई कलाकृतियों को सहन नहीं कर पाया। ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि में इटली के बारे में किए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो हमें सही कथनों का चयन यहाँ पर करना है। जिनेवा व सेवाई का भाग पिडमांट को दे दिया गया। सार्डिनिया भी उसमें मिला लिया गया। तो ये भी सही है। लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रखा गया, जबकि वेनेशिया उसे नीदरलैंड के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। सही है। पोप के क्षेत्रों पर पुनः पोप का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। सिसिली का द्वीप नेपल्स को दे दिया गया और नेपल्स में बुर्बो वंश के शासन की पुनर्स्थापना की गई। तो ये भी सही है। तो वियना की संधि के द्वारा सभी प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इटली को एक सार्वभौमिक अभिव्यक्ति मात्र मानता था? तो मेटरनिक इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको एक राष्ट्र नहीं मानता था, सिर्फ एक भौगोलिक रूप से, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे इटली का तो वो बिल्कुल अलग है यूरोप से। तो वो एक मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में उसको मानता, न कि राष्ट्र के रूप में। इनमें से कौन सा एक पोप के नेतृत्व में इटली के एक संघीय राज्य के निर्माण का समर्थक था? तो जियोवर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोवर्टी पोप के नेतृत्व में इटली को एक संघ राज्य के निर्माण का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिनी के संबंध में तो यहाँ पर सही कथन देखने में कौन कौन से है। उसने एक महान इतिहासकार के रूप में लंबार्ड संघ और गलियोल्फ जाति के युद्धों का इतिहास लिखा। बिल्कुल सही है। इटली वासियों को सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पाठ मैजिनी ने पढ़ाया। ये भी सही है। 1815 की वियना कांग्रेस में जिनेवा को पिडमांट के अधीन करने के विरुद्ध जिनेवा में हुए आंदोलन में उसे 10 वर्ष की आयु में भाग लिया। तो ये भी सही है। 1834 में उसने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। ये भी सही है। अगर यंग इटली की बात करें तो 1831 में, यंग यूरोप की बात करें तो 1834 में। तो ये सभी कथन जो है यहाँ पर सही हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल रिसोर्सोमेंट इल रिसोर्जिमेंटो नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है कावूर ने। अगर पूछे रिसोर्जिमेंटो
रिसॉर्जिमेंटो क्या होते, राष्ट्रीय आंदोलन था। अगर इसके साथ इल आ गया तो एक समाचार पत्र बन गया जो कि कवर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1821 में किन इटालियन राज्यों की अधीनता ने संविधान की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया? तो नेपल्स व पिडमांट व नेपल्स ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किसे को नए युग का मसीहा कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैजिनी को नए युग का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के किस राज्य में 1833 में हुए विद्रोह को सार्जेंटी षड्यंत्र कहा जाता है? तो पिडमांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सही कथन, इनमें से सही कथनों का चयन करना है। 12 जून 1848 को ऑस्ट्रिया के सेनापति रेटस्की ने विसेंचा जीत लिया। 23 जुलाई 1848 को पिडमांट को कैस्टेजा के युद्ध में पराजित किया, बिल्कुल सही है। मार्च 1849 में ऑस्ट्रिया के हाथों नोवारा के युद्ध में पराजय के साथ ही पिडमांट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का कार्यकाल समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय शासक बनते हैं। नेक्स्ट है 1859 में फ्रांस की सहायता से कावूर ने 6 सप्ताह में मैगेंटा और साल्फेरिनो के युद्धों में ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल सही है। गैरिबाल्डी की पत्नी का नाम अनीता था, तो ये भी सही है। यहाँ पर चारों कथन सही दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रीमिया का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो ये रूस के विरुद्ध फ्रांस, इंग्लैंड और ओटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।